जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 96। आज के लेक्चर में रिटन रिप्रेजेंटेशन के कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट का टॉपिक हमने स्टार्ट करना है आज। लेकिन उससे पहले आईटी के वॉल्यूम 2 के 2-3 क्वेश्चंस थे हमारे जो कल डिस्कस नहीं हुए थे। याद है वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन भी थे। वॉल्यूम 2 की केस स्टडीज भी करनी होती है ना क्वेश्चन करने, या नहीं मर्जी है, चाहे करे चाहे ना करे, जरूरी नहीं, लाजमी है। क्या ऐसे रहे जैसे करके आए हैं। कल की असाइनमेंट की है, कल की असाइनमेंट की है। कितने स्टूडेंट ने कल रिटन असाइनमेंट किया? हाथ उठाइए। वर्बल रिटर्न करनी होती है। चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1, वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, शाबाश। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। चलिए अब मैं पूछता हूं फिर। रिक्वायरमेंट में कह रहा है फॉर ईच ऑफ द अबव इश्यूज जस्ट 3 कंट्रोल्स दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय बीईटी। 3 कंट्रोल्स बताइए जो कि इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट से क्या ये पता चल रहा है? अगर चल रहा है तो कैसे पता चल रहा है कि ये आईटी के चैप्टर का क्वेश्चन है? क्योंकि कंट्रोल्स तो हमारे चैप्टर 12 में भी डिस्कस हुए हैं। बताइए कोई जनरल कंट्रोल का वर्ड यूज कर रहा है, एप्लीकेशन का, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, कोई टाइप ऑफ कंट्रोल है? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मैनुअल कंट्रोल्स भी हो सकते हैं, आईटी भी हो सकते हैं। ये आईटी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैनुअल कंट्रोल होगा तो चैप्टर 12 में से उसका आंसर दे देंगे। अगर आईटी बेस्ड कंट्रोल होगा चैप्टर 13 में से आंसर दे देंगे। इसका मतलब है कंट्रोल्स मैनुअल भी हो सकते हैं, आईटी बेस्ड भी हो सकते हैं। एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? Bright Edge Technologies, BAT, a rapidly growing tech gadgets retailer, operates both online and through physical stores. BAT has recently expanded its product range and entered new markets. However, with this expansion, BAT has experienced an increase in customer complaints. Two most common issues faced by customer are as follows. कह रहा है 2 बड़े कंप्लेंट्स जो हमें फेस करना पड़ रही हैं वो ये हैं। कौन कौन सी? पहला, कस्टमर हैव रिपोर्टेड रिसीविंग इनवाइसेस विद इनकरेक्ट डिस्काउंट सप्लाइड, कि इनवाइसेस के ऊपर इनकरेक्ट डिस्काउंट सप्लाई किए जा रहे हैं। और सेकंड, कस्टमर्स हैव कंप्लेन्ड ऑफ रिसीविंग द सेम ऑर्डर ट्वाइस, कस्टमर एक ही ऑर्डर 2 दफा वसूल कर रहा है। अच्छा बताइए मुझे कि उसने रिक्वायरमेंट में कंट्रोल्स पूछे हैं या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पूछे हैं या वीकनेसेस? वीकनेसेस तो उसने क्वेश्चन में बताई हैं। रिक्वायरमेंट कंट्रोल, अगर रिक्वायरमेंट टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो तो क्या फर्क पड़ता है? अगर कंट्रोल्स पूछे तो हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट बनते हुए सिस्टम में जो इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए वो इंप्रूवमेंट्स बताएंगे। और अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछे तो हम ऑडिटर बनते हुए कंट्रोल्स को चेक करने के लिए कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बताएंगे। ऐसा ही है, कंट्रोल एक्टिविटीज बताने के लिए मैनेजमेंट बनना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताने के लिए ऑडिटर बनना है। यहाँ पे कंट्रोल्स बताने हैं, क्लियर। और क्वेश्चन में चूंकि उसने मेंशन नहीं किया कि स्पेसिफिकली आईटी बेस्ड कंट्रोल बताने हैं, जैसे अगर वो हमें कह सकता था कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स बताओ, ठीक है, सिर्फ, तो हम फिर वो आईटी के बताते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है हम चाहे तो मैनुअल बता दें, चाहे कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल बता दें। आपके जहन में क्या कंट्रोल्स आ रहे हैं? आपका बिजनेस है, उसमें कस्टमर्स कह रहे हैं कि सर डिस्काउंट जो है वो 10% देना होता है, कभी 5% दे देते हैं, कभी 20% दे देते हैं। इनकरेक्ट डिस्काउंट सप्लाई हो रहे हैं इनवॉइसेस पे। कंट्रोल्स बताइए। अनऑथराइज्ड एक्सेस देनी चाहिए, पूरी बात करें ना, एंड तक बात करें। अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करना चाहिए, यानी आपको लग रहा है कि कोई पर्सन अनऑथराइज्ड तरीके से सिस्टम को एक्सेस करके वो 2 नंबर डिस्काउंट दे रहा है। नहीं, मुझे तो उसमें ये लग रहा है कि हमारा ही पर्सन जिसने डिस्काउंट देने थे वो ध्यान से काम नहीं कर रहा। क्या करें? डिस्काउंट्स को रीचेक कर लिया जाए, वेरीफाई करने से बड़ा। हाँ जी, सेल इनवाइस जो जनरेट होती है उसको रीचेक कर लिया जाए। क्या ये एक वैलिड कंट्रोल बनता है सारे के लिए? सेल इनवाइस जो जनरेट हुई है उसको या जो बन रही है उसे कस्टमर के पास भेजने से पहले के कस्टमर से भेजने के बाद? पहले, भेजने से पहले चेक कर लें, बाद में तो वो तीर कमान से निकल गया होगा, वो तो फिर गलत पहुंच गया। पहले रीचेक करना चाहिए, एग्रीड। और कस्टमर से क्या आपको सही डिस्काउंट मिला है कि नहीं? वही तो कह रहा है कि गलत मिल रहा है डिस्काउंट। क्या हमें कस्टमर से कंफर्मेशन ऑर्डर डिस्पैच करने के बाद लेनी चाहिए कि ऑर्डर सही मिल गई, इनवाइस सही मिल गई कि नहीं, या पहले? बताइए। बाद में फिर तो मसला वो उधर ही रहेगा, कस्टमर फिर कंप्लेन करता रहेगा सर सही नहीं बना। तो जब इनवाइस फाइनल हो जाए तो उसको सेंड की जा सकती है कस्टमर को कि वो इसको चेक कर ले, अगर सही है तो इसको ओके कर दे ताकि हम उसको फिर डिस्पैच कर सके, गुड्स भी और इनवाइस भी। लेकिन सवाल यह है कि जो आपने डिस्पैच करनी उसे कस्टमर से कंफर्म करवा रहे हैं इनवाइस कि भैया तुम भी चेक कर लो, हमारा एक पर्सन तो चेक कर ही रहा है, तुम भी चेक कर लो इनवाइस ठीक है कि नहीं। ये भेजेंगे कैसे उसे कंफर्मेशन के लिए इनवाइस? क्या पोस्टल के जरिए से भेजना चाहिए? नहीं, पोस्टल के जरिए से भेजेंगे वो तो 5-7 दिन लग जाएंगे आने जाने में। ईमेल के जरिए से, एसएमएस के जरिए से, या अगर कस्टमर का और हमारा सिस्टम इंटीग्रेटेड है, बात कुछ एडवांस कंपनीज के केस में ऐसे होता है, तो सिस्टम के जरिए से मैसेज भेजा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली।
ताकि और कोई एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज की अप्रूवल हो, डिफरेंट अप्रूवल तो डिस्काउंट्स की होगी, तभी तो वो कह रहा है कि इन एप्रोप्रिएट रेट्स लगाए गए हैं। कस्टमर इसीलिए कह रहा है ना, क्योंकि एप्रोप्रिएट रेट्स पहले उसको बताए गए होंगे कि ये अमाउंट होगी तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये अमाउंट। ऑटो, आपने सारे मैनुअल की तरफ जा रहे हैं, ऑटोमेटेड ऑथराइजेशन ऑफ डिस्काउंट भी तो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके दे, एक प्रोग्राम बना ले, एप्लीकेशन, ठीक है, उस वो रेंज के लिहाज से ऑटोमेटिकली डिस्काउंट ऑथराइज करें। ये हमारे कुछ कंट्रोल्स हो गए। एग्री करते हैं क्या क्या? नंबर 1 हम रीचेक कर लें। नंबर 2 फाइनल इनवाइस कस्टमर को इशू करने से पहले ड्राफ्ट उसके साथ शेयर कर लिया जाए। और नंबर 3 ऑटोमेटेड सिस्टम हो जो इनवाइस की अमाउंट के लिहाज से ऑटोमेटिकली डिस्काउंट ऑथराइज कर दे। एग्री करते हैं इससे? कोई और सजेशन किसी स्टूडेंट के जहन में हो? चलिए, दूसरा केस क्या है? कस्टमर्स हैव कंप्लेंड ऑफ रिसीविंग द सेम ऑर्डर ट्वाइस। जी, कंट्रोल बताइए। डुप्लीकेट चेक, सिस्टम में डुप्लीकेट चेक होना चाहिए ताकि सेम नंबर के साथ अगर दोबारा ऑर्डर आए तो वो उसको डिटेक्ट कर ले। करेक्ट। डिस्पैच से पहले कस्टमर हैव कंप्लेंट ऑफ रिसीविंग सेम ऑर्डर ट्वाइस, यानी कस्टमर को 2 दफा डिस्पैच हो गया है। एक दफा ऑर्डर भेजा उसने, चीजें 2 दफा डिस्पैच हो गई उसको। प्रॉब्लम ये ज़हन में रखिएगा, एक आपने बोला डुप्लीकेट चेक, ठीक है, उसमें दोबारा अगर गुड्स डिस्पैच नोट बन रहा होगा तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। दूसरा प्री नंबरिंग हो सकती है गुड डिस्पैच नोट की, ताकि इंश्योर हो जाए कि जो नेक्स्ट गुड डिस्पैच नोट है वो सेम नंबर का नहीं है। और कस्टमर तो कंफर्म कर रहा है कि सर आप तो 2 दफा, मैंने 1 दफा ऑर्डर भेजा था, आपने 2 दफा भेज दिया। जिस तरह हमने प्रीवियस कंट्रोल में सेल इनवाइस का ड्राफ्ट उसके साथ शेयर किया था कि उसमें कोई एरर ओमिशन है तो हमें टाइमली कम्युनिकेट कर दे। आप कह रहे हैं यहाँ पे हम उसके साथ गुड डिस्पैच नोट का ड्राफ्ट शेयर करें। ये मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा। डुप्लीकेट चेक समझ आता है। सीक्वेंशियल प्री नंबरिंग हो सेल्स ऑर्डर की ताकि वो डुप्लीकेट ना हो, ये भी समझ आता है। और गुड डिस्पैच में जो सेल्स ऑर्डर आप डिस्पैच कर रहे हैं उनके ऊपर स्टैम्प्ड या कंप्लीटेड स्टैम्प लगा देनी चाहिए, मार्क कर देना चाहिए जब वो डिस्पैच हो जाए, ताकि उसी सेल्स ऑर्डर की दोबारा प्रोसेसिंग ना हो। इस तरह का कंट्रोल हमारा पेमेंट्स पे भी होता है कि जब आप कोई एक्सपेंस की पेमेंट कर दें तो वो जो उस एक्सपेंस की इनवॉइस होती है उसको हम स्टैम्प कर देते हैं, पेड लिख देते हैं, उसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं, थोड़ा सा बाजू साइड से उसको फाड़ देते हैं जिससे पता चल जाए कि ये पेमेंट हो चुकी है, दोबारा ना हो। तो ये हमारे को चेक डिजिट कैसे यूज कर सकते हैं? नहीं, जीडीएन पे चेक डिजिट में, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बैच टोटल भी अप्लाई कर सकते हैं कि पूरे दिन में जितने सेल्स ऑर्डर और जितने गुड डिस्पैच नोट बने हैं, नंबर ऑफ सेल्स ऑर्डर और नंबर ऑफ गुड डिस्पैच नोट, इनको कंपेयर करते रहे। डेली बेसिस पे इनको कंपेयर करेंगे तो अगर कोई डुप्लीकेट हो रहा है तो जाहिर है फिर सेल्स ऑर्डर की तादाद कम होगी और गुड्स डिस्पैच नोट्स की तादाद ज्यादा होगी, वहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं। अहम चीज इसमें ये थी कि कंट्रोल्स बताने हैं, वीकनेसेस या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं बतानी। और दूसरी चीज, उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में स्पेसिफाई नहीं किया कि सिर्फ आईटी बेस्ड कंट्रोल बताओ, तो हम कंट्रोल चूंकि मैनुअल भी हो सकते हैं, आईटी बेस्ड भी, दोनों बताएंगे। ये 1 क्लियर जी क्वेश्चन। नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन था? 3, डिफरेंशिएट बिटवीन आईटी जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, डिफरेंस। बी, अच्छा वैसे इसमें क्या इफेक्ट ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल ऑन एप्लीकेशन कंट्रोल, ये बताना चाहिए कि अगर जनरल आईटी कंट्रोल वीक होंगे तो एप्लीकेशन कंट्रोल को टेस्ट करने की जरूरत नहीं। सिर्फ डेफिनेशन उससे नहीं पूछा हुआ, डेफिनेशन। अच्छा, क्या एग्जांपल्स बताएंगे? जनरल कंट्रोल की ये कैटेगरीज हैं और एप्लीकेशन, हाँ, एग्जांपल्स डेफिनेशन का हिस्सा होती है, लेकिन इफेक्ट तब बताएंगे जब वो स्पेसिफिकली पूछेगा। पार्ट बी में कह रहा है इंटरनल ऑडिटर ऑफ साइप्रस प्राइवेट लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड सम डिस्क्रिपेंसीज इन द सेल्स रेवेन्यू। After investigation, it was identified that some unknown changes were made to the master price list, which resulted in such discrepancies. कुछ unknown changes प्राइस लिस्ट में कर दी गई थी। ये कौन सी है? ये ऑथोराइज चेंजेस की बात कर रहा है कि अनऑथोराइज चेंजेस की? अच्छा, रिक्वायरमेंट में देखिए, सजेस्ट एनी 3 जनरल आईटी कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ सच एरर्स। बताइए क्या रिक्वायरमेंट में वो स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन से वाले कंट्रोल्स बताने हैं? आईटी वाले कंट्रोल। तो हम सिर्फ आईटी, इससे क्लियर हो गया कि ये हमारा चैप्टर 13 का क्वेश्चन है। अब कौन से वाले जनरल कंट्रोल हो सकते हैं? अब कैटेगरीज बताएंगे कि एग्जांपल्स बताएंगे? कैटेगरी तो उसने खुद बता दिया है। कौन सी कैटेगरी? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस टू प्रोग्राम एंड डाटा फाइल। पहुंच जाते हैं आप क्वेश्चन को पढ़ के। तो इसमें क्या कंट्रोल्स होंगे? सेग्रीगेशन ड्यूटी बिटवीन यूजर एंड प्रोग्रामर और
फिजिकल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, प्रोग्राम फाइल्स, सिस्टम लॉग, प्रोग्राम लॉग, सिस्टम लॉग्स, बैकअप। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, काफी। लेकिन याद रखें, सिर्फ आपने इनके नाम नहीं, इनको ब्रीफली हल्का सा एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है? कि सिस्टम लॉग क्या करेगा, जिन भी यूजर ने एक्सेस किया है उनका रिकॉर्ड लिस्ट डाउन करेगा, ठीक है? 3 के बाद नेक्स्ट कौन सा था? 5 भी छोटी सी क्या कह रहा है? रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई एनी 3 कंट्रोल वीकनेसेस इन द अबव सिचुएशन एंड सजेस्ट एनी 2 मिटिगेटिंग कंट्रोल्स अगेंस्ट ईच वीकनेस। क्या पूछ रहा है? वीकनेस बताओ, कंट्रोल्स बताओ। अब सिस्टम मैनुअल भी हो सकता है, आईटी बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है? कंट्रोल्स मैनुअल भी हो सकते हैं, आईटी बेस्ड भी हो सकते हैं। क्या रिक्वायरमेंट से स्पेसिफाई हो रहा है कि वो आईटी स्पेसिफिक वीकनेसेस और कंट्रोल पूछ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है अगर इसमें कोई मैनुअल वीकनेसेस आई वो भी बता देंगे, अगर कोई आईटी बेस्ड आई, रिक्वायरमेंट को समझे, रिक्वायरमेंट का स्कोप क्या है, स्पेसिफाई नहीं किया आईटी। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने नोट किया, उसने स्पेसिफाई किया था आईटी जनरल कंट्रोल बताओ। हमने आईटी जनरल कंट्रोल को सामने रखते हुए सारा सॉल्यूशन उसी के अंदर रहते हुए डिजाइन किया। यहां पे वो नहीं बता रहा कि आईटी बेस्ड कंट्रोल्स। इसका मतलब है जितनी भी तरह के कंट्रोल्स हो, चाहे मैनुअल हो चाहे आईटी हो, हम उसको बता देंगे। एग्री करते हैं? कह रहा है, you have been assigned the audit of Pacific Shipping Limited for the year ended 31st December 2017. During the audit, you have noted that the invoicing system was not operational for 4 days in January 2017. Invoicing system operational नहीं था, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है? अब आगे हम उसकी रीजनिंग की तरफ जाएंगे कि क्या वजह हुई थी। वो जो वजह होगी ना, वो हमारी वीकनेस होगी। कहता है, upon inquiry, you were informed that some changes were made by one of 3 programmers working in the IT department, merely on the request of a sales officer. The change caused the whole invoicing system to malfunction and it had to be closed down. During these 4 days, all invoices were generated manually. अच्छा, मुझे बताइए, अब ये हमें वो बात कर रहा है आईटी सिस्टम की, ऐसा ही है? प्रोग्रामर, आईटी डिपार्टमेंट, इन अल्फाज से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये आईटी बेस्ड कंट्रोल। तो उसमें कौन सी कैटेगरी रेलिवेंट है? अनऑथोराइज्ड चेंजेस या कि ऑथोराइज्ड चेंजेस? अच्छा, चलिए इसमें वीकनेसेस बताइए, फिर प्रॉब्लम्स क्या हैं? नहीं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो है, जो चेंज कर रहा है वो प्रोग्रामर ही कर रहा है, यूजर ने नहीं की। देख लें, क्वेश्चन पढ़ लें। ये जो चेंज किया है किसने किया है? प्रोग्रामर ने ही। चेंजेस वर मेड बाय वन ऑफ द 3 प्रोग्राम। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इंस्ट्रक्शंस रिटर्न होनी चाहिए। यहाँ पे उसने लेकिन क्या लिखा हुआ है कि वर्बल इंस्ट्रक्शन थे, ये मेंशन नहीं है। हाँ, ये क्लियरली है कि ये प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है। सिस्टम में जो भी चेंजेस हो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूव्ड होनी चाहिए। सिस्टम में जितने भी चेंजेस हो, आईटी सिस्टम खास तौर पे जो चेंज करनी हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से होना चाहिए। सिर्फ सेल्स ऑफिसर, उसने मेनली का वर्ड से हमें इंडिकेशन दिया है कि सिर्फ सेल्स ऑफिसर का मतलब है सेल्स ऑफिसर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं है। एक वीकनेस तो ये होगी। दूसरी वीकनेस जो 50-50 है, वीकर है, वो ये कि उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि ये वर्बल एडवाइस दी गई थी या रिटर्न थी। तो अगर तो ये वर्बल एडवाइस के ऊपर चेंज किया गया तो फिर वो भी एक वीकनेस है। हाँ, अगर रिटर्न के ऊपर किया गया तो फिर नहीं। तो मैं इसको अभी फिलहाल होल्ड पे रख लेता हूँ, रिटर्न वाली को। अगर तो आगे चल के मेरी वीकनेसेस पूरी हो गई तो ठीक है, वरना इसको भी डिस्कस कर दूंगा। अभी तक एक वीकनेस क्लियर हुई है मेरी, वो क्या है? ऑथोराइज्ड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं है, अप्रूवल बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं है, डायरेक्टर की बजाय सेल्स ऑफिसर ने। अच्छा, फिर इसके अलावा मेन सिस्टम को चेंज करने से पहले उसकी टेस्टिंग नहीं की गई। क्या उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए? टेस्टिंग बिफोर लाइव ऑपरेशन, टेस्टिंग भी नहीं हुई। शाबाश, ठीक है। नहीं, ट्रेनिंग की बात ही नहीं कर रहा, वो ये नहीं कह रहा कि यूजर ने ठीक चलाया नहीं है, वो उससे चेंज ठीक नहीं किया। तो जो चेंज है इनवाइसिंग सिस्टम, इसकी पहले टेस्टिंग होनी चाहिए। 2, तीसरा 3 दिन तक, वो 4 दिन तक बन रहा, बैकअप नहीं है, ठीक है जी। इसके कंट्रोल्स बता सकते हैं? पहले वाला कौन सा? एक कंट्रोल तो क्लियर होता है ना, जब ऑथराइजेशन नहीं हो रही, एप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, हर चेंज की पहले से। और क्या कंट्रोल बता सकते हैं आप? बैकअप कॉपीज। हर कंट्रोल, हर वीकनेस के 2 कंट्रोल्स बताने हैं। ये अभी आपने एक बताया। हाँ, अदर एंटिटीज के साथ एग्रीमेंट हो सकता है सर्विस मेंटेनेंस के लिए, और दूसरा बैकअप। ये तो हो गया, ये 4 दिन जो बंद रहा है इसके लिए। अब जो टेस्टिंग नहीं हुई उसका क्या कंट्रोल है? टेस्टेड बिफोर लाइव ऑपरेशन एक हो गया, और control should be reviewed, documentation of changes, all program changes should be documented and reviewed। ये कह रहे हैं आप, ये ऑथराइजेशन में आ जाएगा, ठीक है, ऑथराइजेशन में आ जाएगा। इसका फिर दूसरा कंट्रोल क्या बनेगा बताइए? एक कंट्रोल हो गया हमारा
के टेस्टिंग बिफोर लाइव ऑपरेशन। दूसरा यूजर ट्रेनिंग बैकअप अलग वीकनेस है। अभी हम किस वीकनेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं वाला, किसके ऊपर, किस वीकनेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम, कि वो टेस्टिंग बिफोर लाइव ऑपरेशन। ये बगैर टेस्टिंग के सिस्टम को फौरी तौर पे इंप्लीमेंट कर दिया गया, चेंज सिस्टम को। वर्जन बैकअप होना चाहिए, लेकिन वो बैकअप में आ जाएगा। टेस्टिंग है, ट्रेनिंग हो सकती है इसमें, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। चेंज हुआ है सिस्टम, न्यू चेंज हुआ है, तो उसको इंप्लीमेंट करने से पहले ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए इसकी। नहीं, अप्रूवल अलग से आएगी, अप्रूवल पहले वाले में आएगी कि वो सिर्फ सेल्स ऑफिसर के कहने पे चेंज किया गया है, अप्रूवल वाला पॉइंट कंट्रोल उधर आएगा। सुपरविजन वाला पॉइंट किस वीकनेस को हैंडल करने के लिए है? दो काफी है, दोस्त ने पूछे में दो काफी है, वो हो गए। अब जो पहले वाला हमारी वीकनेस है कि उसने ऑथराइजेशन, एप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन ऑब्टेन की, इसमें एक तो हमने बता दिया कि ऑथराइजेशन बाय डायरेक्टर्स होनी चाहिए, और दूसरा ऑथराइजेशन प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। हाँ, कंट्रोल तो है, लेकिन उसमें क्लियरली इसने नहीं लिखा हुआ ना कि वर्बल ली गई ऑथराइजेशन। अगर क्लियर चले है, अब हमारा 50-50 है, इंक्लूड कर देते हैं, अगर दूसरा हमारे ज़हन में नहीं आ रहा तो। ये बहरहाल इसका आपको टाइप ऑफ केस स्टडी समझ आई कि वो आईटी सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा है और कह रहा है मुझे इसके कंट्रोल्स बताओ, या बताओ इस सिस्टम में वीकनेसेस कैसे हैं। फोकस इसका आईटी बेस्ड सिस्टम के ऊपर है, लेकिन जो टेस्टिंग का तरीकाकार है ना, वो वैसा ही है जैसा चैप्टर 12 का था। चैप्टर 12 में भी इसी तरह वीकनेस हमें सिस्टम देता था, कभी सेल परचेज सिस्टम, और ये कहता था इसमें, कभी कहता था वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, सजेशन दो, कभी कहता था बताओ कंट्रोल्स क्या है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका जो टाइप्स ऑफ या ड्राफ्टिंग का तरीकाकार है, टाइप ऑफ केस स्टडी वैसी ही है जैसी चैप्टर 12 के। क्लियर? ये आईटी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन। जब रिक्वायरमेंट में मेंशन नहीं करता आईटी बेस्ड कंट्रोल, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, तो इसका मतलब है अगर उस सिस्टम के अंदर आईटी सिस्टम यूज हो रहा है, जो कंट्रोल आईटी से रिलेटेड है वो भी डिस्कस करेंगे, और जो मैनुअल है वो भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ए रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर। दो पर्पस होते हैं क्या? नंबर 1, कंफर्म करना कि मैनेजमेंट अपनी ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटीज पूरी कर चुकी है, और नंबर 2, सपोर्ट करना अदर एविडेंस। और इसमें ध्यान में रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस सपोर्टिंग एविडेंस का होता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस का नहीं है। यानी ये दूसरे एविडेंस को मजीद स्ट्रॉन्ग तो कर सकती है, लेकिन सिर्फ अकेली रिप्रेजेंटेशन किसी भी केस में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, यह असूल याद रखिएगा। क्वेश्चन 2, कह रहा जी ऑडिट ऑफ 3 स्टार लिमिटेड टीएसएल फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2014 वाज कंप्लीटेड एंड इनिशियल रिपोर्ट वाज इशूड ऑन February 15, 2015। रिपोर्ट इशू हो गई। अच्छा, इनिशियल रिपोर्ट, इनिशियल को अंडरलाइन कर लें। इनिशियल रिपोर्ट ड्राफ्ट रिपोर्ट को कहते हैं। अभी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हुई। इनिशियल रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जो ड्राफ्ट होती है, इस पे अभी ऑडिटर ने साइन नहीं किए होते, सिर्फ अपने नाम के पहले हरूफ लिखे होते, साइन नहीं किए होते। क्यों साइन नहीं किए होते? क्योंकि अमूमी तौर पे प्रैक्टिकली कुछ इन्फॉर्मेशन पेंडिंग होती है, और ऑडिटर क्लाइंट से ये कहता है कि जब आप जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन हमें पूरी कर देंगे, हम इसी रिपोर्ट के ऊपर जहां पे इनिशियल किया वहां पे साइन कर देंगे। नेक्स्ट आगे कह रहे हैं, तो इनिशियल रिपोर्ट का मतलब अभी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट इशू नहीं हुई, ये ड्राफ्ट उसने क्लाइंट के साथ शेयर किया है। इसे इनिशियल्ड नॉर्मली कहा जाता है, इनिशियल नहीं, इनिशियल्ड। Initial report was issued on February 15, 2015. The meeting of board of directors was held on February 22, 2015 to approve the accounts, and thereafter, being an auditor, you have been required to issue signed auditor's report for the purpose of issuing financial statement to shareholders. वो जो भी पेंडिंग चीजें थी वो 22 फरवरी की मीटिंग में उन्होंने पूरी कर दी, अप्रूवल वगैरह कर दी। अब कह रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर दे। एज पर प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, यू आल्सो नीड टू ऑब्टेन ए रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम योर क्लाइंट टीएसएल बिफोर इशूइंग द साइंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। रिपोर्ट इशू करने से पहले हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। Required in the light of given situation, answer the following. Why does an auditor need to obtain a written representation from management? And दो चाबी, ये पर्पस है। Second, what is the most commonly used form of written representation? And what should be the date of written representation in the above scenario? Discuss. Most commonly used format कौन सा है? लेटर फॉर्मेट है, ठीक है। और हालांकि ईमेल के जरिए से भी एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेट लेटर। फिर कह रहा है कि डेट बताइए कब रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए। ऑन आर बिफोर, एज नियरली एज पॉसिबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। या इसे बात कहा जाता है ऑन आर बिफोर, लेकिन बिफोर में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डेट होनी चाहिए 22 फरवरी या इसके बाद, 22 फरवरी से पहले होनी चाहिए। पढ़ लें जरा केस। रिटन रिप्रेजेंटेशन कब ऑब्टेन करनी चाहिए? ये रिपोर्ट की डेट पूछ रहा है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन की पूछ रहा है? रिटन रिप्रेजेंटेशन तो कब की होनी चाहिए? रिपोर्ट से पहले, रिपोर्ट वाले दिन या दूसरे लफ्जों में जब सारा एविडेंस ऑब्टेन हो जाए एट द एंड ऑफ द ऑडिट। जो इस केस में क्या होगा, 22 फरवरी या उसके पहले। क्यों कह रहे हैं पहले? तो अभी ऑडिट पूरा हुआ ही नहीं है।
अभी तो अप्रूवल हुई है, ऑडिट 22 तारीख से पहले पूरा होगा कि बाद में? ऑडिट रिपोर्ट कब साइन होगी? असूल चले बना लें कि ऑडिट रिपोर्ट वाले दिन रिप्रेजेंटेशन साइन होनी है, तो कब होनी है? 22 अप्रैल से पहले या बाद में? बाद में होगी, या तो उसी दिन 22 अप्रैल या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने पहले ऑब्टेन करनी है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट समझ रहे हैं तुम लोग का? आप ये कह लें कि रिप्रेजेंटेशन ऑडिट रिपोर्ट से पहले होनी चाहिए, ये भी वही बात है, और ये कहें कि ऑडिट रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन के बाद होनी चाहिए, ये भी वही बात। हु इज रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी? कौन? पर्सन रिस्पांसिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि कौन होंगे? फॉर एग्जांपल सीईओ, सीएफओ, और अगर कभी सीईओ सीएफओ पाकिस्तान में मौजूद ना हो तो फिर अदर इक्विवेलेंट पर्सन डायरेक्टर्स है जो कि नॉलेज रखते हो इन मैटर्स का, उनसे हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे साइन नहीं करवाने होते, बल्कि कंफर्म करना होता है कि जो लोग हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इसके बारे में नॉलेजेबल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। हाँ, ये केस स्टडी वाला, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा। कमेंट ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ईच ऑप्शन विद रीजन एंड सजेस्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ऑब्टेनिंग द रिप्रेजेंटेशन। दो रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, कमेंट करना है ईच ऑप्शन सूटेबल है कि नहीं। नंबर 2, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताना है। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ आयोटा लिमिटेड एंड लोटा नहीं भाई, आयोटा है, आईएल है आगे, उसने इसीलिए आईएल लिख दिया। एंड ऑडिट रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड ऑन 10th March 21। IL's management has just informed you that due to certain personal reason, CEO will not be available from 5 March to 15th March। यानी 10 मार्च को रिपोर्ट साइन होनी है, उससे पहले CEO अवेलेबल नहीं होगा। They have provided you with following alternate option। पहला, CEO will sign all the representation either on 4th March 21 or 16th March 21। एक्सेप्टेबल है? 16 मार्च एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? आपने सारा एविडेंस हमें रिपोर्ट से पहले मिलना चाहिए, ये तो रिपोर्ट के बाद एविडेंस मिल रहा होगा। रिटन रिप्रेजेंटेशन एक एविडेंस होता है ना, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है लेकिन सपोर्टिंग ही सही, लेकिन एविडेंस तो है। 4 मार्च वाली एक्सेप्टेबल है बिफोर, हाँ, लेकिन गैप ज्यादा दिन का है, एक आधे दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, तो या तो ऑब्टेन ही ना करें, अगर ऑब्टेन करनी है तो फिर अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करें। और मसला तो फिर वही आ जाएगा, सीईओ तो मौजूद नहीं है तो अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन कौन देगा? तो जिससे अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन लेंगे उसे पूरी रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। तो दोनों, जो पहले केस में दोनों ऑप्शंस पॉसिबल नहीं, ना 16 मार्च वाली ना 4 मार्च वाली। 16 मार्च वाली तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है ना। Second, CEO will call on 10th March 21 to the engagement partner and will verbally confirm all the representation required by audit। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं, क्यों? रिप्रेजेंटेशन का रिटर्न होना रिक्वायर्ड है, ये वर्बल है, ये इंक्वायरी के तौर पे तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। तो फिर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? नंबर 1, छुट्टियां डिले कर दे। नंबर 2, रिपोर्ट डिले कर ले। और नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिकली ऑब्टेन कर ले। नंबर 4, हाँ जी, जो अदर अवेलेबल अथॉरिटीज होंगी जैसे सीएफओ, डायरेक्टर्स और इक्विवेलेंट पर्सन, उनसे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन की जा सकती है। क्लियर? कितने स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन देखने से पहले ज्यादातर ऑप्शन ज़हन में आ गई थी? गुड। 3, ईमेल पॉसिबल है। हाँ, फिर पाकिस्तान से बाहर भी कोई मसला नहीं, लेकिन फिर हमें ईमेल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कंट्रोल्स को देखना पड़ता है कि वो कंट्रोल स्ट्रांग हो, हमें सोर्स की ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करना पड़ता है। हाँ जी, अगर 4 तारीख को रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लेते हैं तो 10 को अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे। 4, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट आर कंसीडर्ड एज ऑडिट एविडेंस डिस्क्राइब द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ये लेटर आपने अभी स्टडी करना है वैसे, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स से मुराद ये है कि आप किन किन चीजों के बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे। बता सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फ्रॉड, ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटीज, सब्सिक्वेंट इवेंट, रिलेटेड पार्टीज। करेक्ट। क्वेश्चन 5, ये है आपका जजमेंटल क्वेश्चन, जिसमें आपने डिसाइड करना है। जैसे वो आपने एक वो केस स्टडी की थी ना, उस तरह की कि बताइए इन सिचुएशन में किस में एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे, किस में नहीं। अब हर एक केस में एक्सपर्ट को थोड़ा एंगेज करते हैं, हर एक केस में एक्सपर्ट को एंगेज कर लेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? तो हर एक केस में एक्सपर्ट एंगेज नहीं होता। उसी तरह क्या हर एरिया में हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लेनी चाहिए? जब नहीं, हर एरिया में रिटन रिप्रेजेंटेशन थोड़ी होती है। ये तो उन एरियाज में होती है जिनमें आईएसए रिक्वायर करे, या उन एरियाज में होती है जहां ऑडिटर जरूरी समझे। और ऑडिटर कहां जरूरी समझता है? जहां पे सिग्निफिकेंट, उसने बोला तुमने पकड़ लिया, सिग्निफिकेंट थोड़ी है। कौन से? रिस्क में भी नहीं, जिसमें जजमेंट्स, इंटेंशंस इन्वॉल्व हो, इंटेंशन फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन हो, या कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटीज हो। ऐसे कहीं से भी पॉइंट आया पकड़, ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। ठीक है, किन किन एग्जांपल बताई थी, किन सिचुएशन में अगर आईएसए रिक्वायर ना भी करे तो ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करता है अमूमी तौर पे। इंटेंशंस वगैरह, जैसे किसी एसेट को होल्ड करना है या बेचना है, ये इंटेंशन। कौन सी इंटेंशन? होल्ड करना है या बेचना। क्वेश्चन 5,
कह रहा है रिक्वायर्ड डिस्कस वेदर इट वुड बी नेसेसरी टू ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मैटर। कह रहा 3 मैटर्स बताएं, बताओ रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ऑब्टेन करोगे कि नहीं। You are the audit manager at Afsar Textile Mills Limited ATM. While reviewing the draft financial statements and the working paper file, the following matters have come to your attention. पहला मैटर, there is a significant decline in number of related parties and related party transaction. Representation, भाई ये बता, ये भाई बताएंगे। Representation obtain करेंगे मेरे भाई, इसको देख ले मेरे, हाँ मेरा भाई, Representation obtain करेंगे इस केस में। अब पढ़ना शुरू किया इसने, पहले चर्चा की सवाल। मेरा भाई बता, Representation obtain करेंगे कि नहीं? क्यों? आगे रीजन बताइए चाहिए। हाँ जी, because ISA requires auditor to obtain representation about related party and transactions. शाबाश, बिल्कुल से एक्टिव, बिल्कुल बैठे, गुड। नहीं सही बस सही। Second, during the year ATML has acquired 15% shareholding in Bashir Textile Limited, a listed company. 15%। अच्छा, अगर ये 25% होता है ना शेयर होल्डिंग, मैं फौरन आपसे कह देता, क्यों भला, वो रिलेटेड पार्टी बन चुकी। लेकिन यहाँ पे 15% है, क्या रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है या नहीं? ले रिप्रेजेंटेशन के ना शेयर्स खरीदे हैं, रिप्रेजेंटेशन की क्या जरूरत है? मार्केट में देख लेंगे शेयर्स कितने के खरीदे, अपनी अमाउंट रिकॉर्ड हो जाएगी, वेरिफिकेशन हो तो गई है, रिप्रेजेंटेशन क्या की लेनी है? ऐसा है कि कोई ऐसा मसला है इसकी रिकॉर्डिंग में जिसकी वजह से रिप्रेजेंटेशन जरूरी है? करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन इंटेंशन पे डिपेंड करती है। अगर इंटेंशन ये है कि इस इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म होल्ड करना है, करंट एसेट में आएगी। अगर इंटेंशन इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, नॉन करंट में आएगी। इंटेंशन इन्वॉल्व हो गई तो रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट हो गई। इसकी क्लासिफिकेशन के लिए हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो इस केस में रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं है? और किस चीज के बारे में ऑब्टेन करेंगे? वो जो हम कहते थे क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, उसमें 2 तरह के रिस्क आते थे, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं कि नहीं? कैसे, क्यों करेंगे? क्योंकि जो एसेट डिस्पोज करने हैं, हेल्ड फॉर सेल रखे हुए हैं, डिस्पोज करने का इरादा है, वो मैनेजमेंट की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। Third, ATML owns 6 buildings, out of which 4 have been revalued during the current year, while the remaining building would be revalued next year. नहीं, क्यों एप्रोप्रिएट नहीं? मिस सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन है, ये मिस स्टेटमेंट है। जब मिस स्टेटमेंट हो, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इमटेरियल पे तो ऑब्टेन करते हैं मटेरियल, ये मटेरियल ही होगी ना रिवैल्यू। इमटेरियल मिस स्टेटमेंट पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं हम, कि मैनेजमेंट बताया हमें कि उसका एग्रीगेट इफेक्ट उसके ख्याल में भी इमटेरियल, लेकिन मटेरियल मिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन नॉट एप्रोप्रिएट। फिर क्या एप्रोप्रिएट? क्वालिफाइड ओपिनियन एप्रोप्रिएट है। थर्ड में रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं है, बल्कि क्या एप्रोप्रिएट है? क्वालिफाइड ओपिनियन। कोई प्रॉब्लम? 6, as part of audit procedure you have requested the management of Energy Limited to provide specific representation relating to completeness of related parties and related party transaction. क्या ऑडिटर ने सही किया? रिलेटेड पार्टी पे रिप्रेजेंटेशन मांग के सही किया? रिक्वेस्ट सही है कि नहीं? सही है। रिलेटेड पार्टी क्या, इन्वेंट्री पे भी अगर रिप्रेजेंटेशन उसने रिक्वेस्ट की होती ना, हम उसे सही कहते। क्यों? ऑडिटर अपनी जजमेंट की बेस पे भी कर सकता है, ये तो है रिक्वायर्ड है ना। रिक्वायर्ड ना हो स्टिल अगर ऑडिटर रिक्वेस्ट करे, वो रिक्वेस्ट वैलिड होती है। क्यों वैलिड होती है? अपनी जजमेंट की बेस पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकता है। मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट सिंस द ऑडिटर हैज कैरीड आउट ए डिटेल्ड रिव्यू इन व्हिच नो अनडिस्क्लोज्ड ट्रांजैक्शंस वर आइडेंटिफाइड, उनका काम तो कर लिया रिलेटेड पार्टी में सारा। याद है क्या काम किया रिलेटेड पार्टी में? वो कह रहा है अभी तो काम करके हटे, रिप्रेजेंटेशन क्यों मांग रहे हो? रिटन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी। गलत है। हाँ, ये सही रिक्वायर करते हैं। शाबाश। 3 पॉसिबिलिटीज बताई थी ना आपको। इक्वेशन क्या बताई थी कल? Sufficient appropriate evidence is equal to written representation plus क्या रे भाई, भाई इधर है, मैं इधर खड़ा हूं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन हो गई। देखिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कब होगा? जब ये दोनों टिक लगेंगे। ऐसा ही है, तब हम कहेंगे मॉडिफाइड ओपिनियन और काम बिल्कुल ठीक है। फर्ज कीजिए रिप्रेजेंटेशन, अदर रिप्रेजेंटेशन मिल गई, क्लाइंट कह रहा है रिप्रेजेंटेशन देते हैं आपको, आप ये प्रोसीजर परफॉर्म ना करें, क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला? नहीं मिला। इसको हम क्या बोलेंगे? इज इक्वल टू स्कोप लिमिटेशन। अगर अदर एविडेंस ना मिले, अच्छा अब आगे चलते हैं। अगर अदर एविडेंस मिल गया अदर प्रोसीजर परफॉर्म करने से,
मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन से इनकार कर दिया। ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन। लेकिन क्या इन दोनों में फर्क है? ये है स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। आप जब क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे, इसका इफेक्ट सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट पे लिखेंगे। इसके दो इफेक्ट होंगे, डबल इफेक्ट होगा। ऑडिट रिपोर्ट पे भी, रिस्क ऑफ फ्रॉड पे भी, इंटेग्रिटी समझा ले, उसको समझा ले। अच्छा, वो उसको लिफ्ट ही नहीं करा रहा और समझा ही जा रहा, पता नहीं। ये मैंने क्या बोला है? पहली और दूसरी में क्या फर्क है? जो स्कोप लिमिटेशन में फर्क क्या दोनों में? इम्पैक्ट। हाँ, नहीं, वो जो ऊपर वाली स्कोप लिमिटेशन, इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, और जो नीचे वाली बाय मैनेजमेंट, इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? एंड में यही बताया ना मैंने। मैनेजमेंट वाले का इफेक्ट हमेशा परवेसिव होगा, ये तो कभी नहीं बताया। ऊपर वाले का इफेक्ट बताएं। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, ये पहले भी जब चैप्टर 4 पढ़ाया था, कई दफा बताया था कि ये कंसेप्ट गलत है। जो अभी तक आपका वही कंसेप्ट बना होगा कि स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट का इफेक्ट हमेशा परवेसिव होता है। ये कंसेप्ट अगर आपका बना है तो बिल्कुल गलत और घटिया कंसेप्ट है। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट का इफेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है। मैंने सिर्फ इतना कहा, इसका इफेक्ट ज्यादा इस वजह से होता है ऊपर वाले, क्योंकि रिपोर्ट के साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स जैसे रिस्क ऑफ फ्रॉड, जैसे इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, जैसे विड्रॉल, ये चीजें भी डिस्कस करनी होती है। लेकिन स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट मटेरियल भी हो सकती है, परवेसिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ऊपर वाली स्कोप लिमिटेशन में आप मटेरियल भी डिस्कस करेंगे, ऊपर पहले वाली, और मटेरियल परवेसिव दोनों, लेकिन मजीद कुछ नहीं करेंगे। नीचे वाली जो बाय मैनेजमेंट है, इसमें इफ मटेरियल इफ परवेसिव दोनों डिस्कस करेंगे, और साथ अदर इंप्लीकेशन भी, रिस्क, फ्रॉड, इंटेग्रिटी, विड्रॉल, इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल, वो बताएंगे। ठीक है जी। तीसरा केस, रिटन रिप्रेजेंटेशन भी है, अदर एविडेंस भी है, लेकिन दोनों इनकंसिस्टेंट है। यानी रिटन रिप्रेजेंटेशन कुछ और कह रही है, मैनेजमेंट ने कहा रिटन रिप्रेजेंटेशन में कि कोई रिलेटेड पार्टी नहीं, लॉयर ने कह दिया कि है रिलेटेड पार्टी। इनकंसिस्टेंसी, ये कौन सा वाला केस हो गया? इनकंसिस्टेंसी। इसमें इनकंसिस्टेंसी वाले प्रोसीजर लिखेंगे। क्या कल हमने पढ़े हैं इनकंसिस्टेंसी वाले प्रोसीजर? कंफर्म है, नहीं बता सकेंगे आप। अब कहें आई कैप ऑडिट का पेपर बहुत मुश्किल है, पहली अटेम्प्ट में तो पास ही नहीं होता। आधी बात करेंगे, सुन, पहली अटेम्प्ट में पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहली अटेम्प्ट में केस स्टडी की रिटन प्रैक्टिस नहीं की होती सही तरीके से, पहली अटेम्प्ट में साथ साथ याद नहीं किया होता है। लेकिन वो नहीं किसी को बताना। क्या बताना है? जबकि पूछे सर ने सही नहीं पढ़ाया, ये चीज पेपर सिलेबस से बाहर आ गया था, ये चीज आई कैप तो पहली अटेम्प्ट में पास ही नहीं करता, ये बोल। कल पढ़ाया था इनकंसिस्टेंसी वाला, कोठा रखा हुआ है। हाँ, जो 5 नंबर का सवाल है उसकी वजह से पास नहीं हुआ। बाकी कितने नंबर आए हैं? 17। ये कौन सा केस है? मैनेजमेंट ऑफ द व्यू दैट सिंस आइडर हैज, मुझे प्रोसीजर आप लिख लेंगे, मुझे ये पहचान करवा दें केस कौन सा है। मैं पहला, दूसरा, तीसरा नंबरिंग कर दूं। पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा वाला? दूसरे वाला केस। क्या यानी कहते हैं अदर एविडेंस ले तो लिया तुमने, डिटेल रिव्यू कर तो लिया, रिप्रेजेंटेशन नॉट नेसेसरी, ये बताएंगे। स्कोप लिमिटेशन भी और बाय मैनेजमेंट भी, दोनों डिस्कस करेंगे। स्कोप लिमिटेशन भी बाय मैनेजमेंट होने की वजह से उसका इम्पैक्ट भी। आगे चलते हैं। What course of action should auditor take if doubts or reliability? ये तो अभी होगी आपकी क्लास, ये नहीं आता आपको। Question 8. During the verification of repair and maintenance account, auditor noted that a repair expenditure of material amount was not supported by proper documentary evidence. According to management, it was done in haste to avoid an abnormal shutdown of plant. Management has offered to give specific representation in this regard. Discuss the appropriateness of management representation as audit evidence in this case. D. Not supported by proper documentary evidence. अंडरलाइन किया आपने? नॉट सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ले लो, एविडेंस छोड़ो। कौन सा वाला तो एक्सेप्ट कर ले? नहीं कर ले, ये तो स्कोप लिमिटेशन बन रही है। स्कोप लिमिटेशन के केस में रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो ये इनमें से कौन सा केस बनेगा? लिख देंगे 9। प्रोसीजर करने पड़े थे, वेट नहीं कर रहा। You are the audit partner of XYZ company chartered accountants. Following matter under your consideration. कौन सा आसिफ लिमिटेड has made certain investment and has classified them as long term investment. क्या यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है? अगर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाए कि नहीं, रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट क्यों एप्रोप्रिएट नहीं है?
ऑडिटर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को चेक कर लेगा, लेकिन जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो कैसे चेक होगी? क्लासिफिकेशन सही है कि गलत? क्लासिफिकेशन कैसे चेक होगी? अगर ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे खत्म हो जाता, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है। किसी की टेंशन में जब सोल्यूशन बता दूं ना तो मुझे आगे एक्सप्लेनेशन ना बताया करें। जिसने सोल्यूशन बता दिया, अगर इतना ही ऑडिट आता है तो सोल्यूशन बताया करें ना मेन, यस नो। ये उंगली पकड़ के चलना ये क्या होता है? खुद से चले ना, भागे तो खुद फैसले करें जिंदगी के। बाकी फैसले करते हैं ना, ऑडिट के फैसले क्यों नहीं करते खुद? हैं? बाकी सीए में आने का फैसला किसने किया था? आगे चलते हैं। द मैनेजमेंट हैज आल्सो प्रोवाइडेड रिटन रिप्रेजेंटेशन। यस, बिल्कुल ठीक किया, चाहिए थी रिप्रेजेंटेशन in this regard. However, before finalization of financial statements, the company disposed of some of the said investment. नहीं, ये कह रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये कह रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और पहले बोला रिप्रेजेंटेशन में क्या बोला? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और जैसे ही साल खत्म हुआ बेच दिया। ये कौन सा केस है? इनकंसिस्टेंसी। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? वही जो लिखे हुए हैं, इनकंसिस्टेंसी वाले। शाबाश, जो बुक में लिखे हुए हैं। ये मिस स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन अभी नहीं आप कंक्लूड कर सकते, क्योंकि इंटेंशन चेंज हो भी तो सकती, हो सकता है बाद में उसे कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करना पड़ी हो, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े हो, जिसकी वजह से उसने बेच दिया। वो तो हम फर्दर प्रोसीजर इसीलिए परफॉर्म करते हैं ताकि रिजॉल्व हो मैटर, पता चले कि किस वजह से उसने इसको सेल किया है या जो उसने रिप्रेजेंटेशन दी थी उसके अगेंस्ट काम किया। ये है अब फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन लेटर का। ये कल मैंने आपसे कहा था कि आपने पढ़ना है। कितने स्टूडेंट्स पढ़ गए हैं? चलिए आप ऐसा कीजिए, नहीं पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहले कंपनी के लेटर हेड में है, कंपनी के लेटर हेड में होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से ऑडिटर को जा रहा है लेटर, कि ऑडिटर की तरफ से कंपनी को। कंफर्मेशन में था कि चाहे ऑडिटर भेज दे, चाहे मतलब लेटर हेड चाहे ऑडिटर का हो चाहे कंपनी का हो, भेजना ऑडिटर है, रिसीव ऑडिटर ने करना है। वहां पे जरूरी था सेंडिंग रिसीविंग ऑडिटर की तरफ से हो, लेकिन उसकी वर्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से भी हो सकती थी, ऑडिटर की तरफ से। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लेटर किसकी तरफ से है? मैनेजमेंट की तरफ से। इसलिए कंपनी का नाम, एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी। फिर क्या कह रहा है? जहीर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी ये इनको भेजा, इस कंपनी ने इसको भेजा। डियर सर, दिस रिप्रेजेंटेशन लेटर इज प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद योर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन टू वेदर फाइनेंस। यानी कह रहा है ये हमने आपको इसलिए दिया ताकि आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। वी कंफर्म दैट to the best of our having made such inquiries as we considered necessary for the purpose of appropriately informing। कह रहा है हम ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और खास तौर पे कह रहा है हम अपनी तसल्ली करके इंक्वायरीज वगैरह करके जो भी एविडेंस हमें चाहिए, मैनेजमेंट कह रही है कि ये ना समझिएगा हमने सामने पेज आया है और हमने साइन करके भेज दिया। नहीं नहीं नहीं, हमने अपनी सारी तसल्ली की है। जैसे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कहता है ना कि मैं जो ओपिनियन दे रहा हूँ सफिशिएंट है, मेरे पास बेसिस मौजूद है। मैनेजमेंट भी कह रही है हम आपको रिप्रेजेंटेशन जो दे रहे हैं अब, तो हमने इंक्वायरी, अगर कभी रिप्रेजेंटेशन लेटर का फॉर्मेट दे उसमें ये लाइन मिसिंग हो, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये लाइन मिसिंग है। ओके, कौन सी वाली लाइन? ये हैविंग सच इंक्वायरीज वाली। फिर उसने कहा है कि ये रिप्रेजेंटेशन की लिस्ट दे दिया। रिप्रेजेंटेशन अबाउट, कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से, कुछ होती है ऑडिटर के हवाले से। उसने 2 हेडिंग्स बनाई हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने, हमने ये देखना है कि रिप्रेजेंटेशन सारी मौजूद है कि नहीं। पहला रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी, ये ऑब्टेन की जाती है ना, सही किया ये रिप्रेजेंटेशन लेके। चलिए, सिग्निफिकेंट असम्पशन एंड काउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल है। रिलेटेड पार्टीज, सब्सिक्वेंट इवेंट्स पढ़ना है आज। इफेक्ट्स ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ये सारी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए। और अच्छा, इन रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट ये कह रही होती है कि हमने ये चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर दी, एडजस्ट कर दी है, इसीलिए इसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई है रिप्रेजेंटेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इन सारी रिप्रेजेंटेशन में क्या कॉमन है मला? इनमें वो कह रहे हैं हमने सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड कर दी, फ्रॉड की, रिलेटेड पार्टी, सब्सिक्वेंट इवेंट, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। 5th पॉइंट में इफेक्ट्स ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, भैया भी बोला नहीं था कि इमटेरियल मिस स्टेटमेंट हो तो मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं कि यार मैनेजमेंट हमें बताओ कि तुम्हारे ख्याल में भी ये मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है। हमारे ख्याल में तो इमटेरियल है ही, क्यों बोला? ताकि कल को हमारे खिलाफ केस ना करें। और फिर एंड में क्या कह रहा है? ऑडिटर में आल्सो ऑब्टेन एडिशनल इफ कंसीडर्ड, ये भी आपको बताइए, रिक्वायर्ड वाली तो है, मजीद भी कह रहा है। कंक्लूसिव लैंग्वेज आपने अवॉइड करनी है, यानी बजाय कि आप ये लिखे, मैनेजमेंट को कह रहा है कि वी हैव डिस्क्लोज्ड टू यू ऑल फ्रॉड, क्या लिखना है? वी हैव डिस्क्लोज्ड टू यू ऑल फ्रॉड दैट वी वर अवेयर ऑफ। ये लैंग्वेज यूज कर, कंक्लूसिव नहीं।
जैसे हमारा प्रोफेशन मुझे ये कहता है कि एज टीचर आप ये स्टेटमेंट ना दें कि मैंने आपको सारा सिलेबस खत्म करवा दिया है, बल्कि क्या स्टेटमेंट दे, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ मैंने आपको सारा सिलेबस खत्म करवा दिया है। पहले वाली स्टेटमेंट और दूसरे में क्या फर्क है? पहले वाली कंक्लूसिव एविडेंस है, दूसरी वाली परसुएसिव। पहले वाली में एब्सोल्यूट एश्योरेंस की सेंस आ रही थी, दूसरी वाली में रीजनेबल। भैया इक्का दुक्का कंसेप्ट हो गया, हो सकता है भाई, बंदा बशर कोताही हो सकती है, कमी कोताही। ये बात समझ आई? वाइड कंक्लूसिव लैंग्वेज। मॉडिफिकेशन इन रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन, सिर्फ इतना कह रहा है अगर मैनेजमेंट आपको सारी चीजों के ऊपर रिप्रेजेंट लिख के साइन कर दे तो उसका मतलब है काम पूरा हो गया रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कभी कभार मैनेजमेंट हो सकता है जो आपको रिप्रेजेंटेशन पढ़ाई गई है ना, थोड़ा चेंज करके डिफरेंट करके दे दे। जैसे कह रहा है हो सकता है मैनेजमेंट आपको, नॉर्मली मैनेजमेंट क्या कहती है कि मैनेजमेंट बिलीव्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट बिलीव्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, नॉर्मली ये। लेकिन अगर मैनेजमेंट यूं कह दे, इसको थोड़ा सा चेंज करके, मैनेजमेंट बिलीव्स दैट एक्सेप्ट फॉर मटेरियल नॉन कंप्लायंस विद ए रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क, बाकी हमने सारी चीजें ठीक कर दी हैं, बाकी की एक्सेप्ट फॉर IS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, हमने बाकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक प्रिपेयर की हैं। मैनेजमेंट अगर ये आपको रिप्रेजेंटेशन में लिख के दे दे तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल है? इसका जवाब एक्सेप्टेबल है। लेकिन 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 इन्वेंट्री जिस इश्यू क्या उसने बताया ना एक्सेप्ट फॉर, जो मिसस्टेटमेंट का जिक्र, ये नॉन कंप्लायंस मिसस्टेटमेंट होगी ना, जिस मसले का जिक्र कर रही है मैनेजमेंट उसमें ये एक्सेप्टेबल नहीं, बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वाले से एक्सेप्टेबल है। आपने देखना है कि ये मिस स्टेटमेंट जो है इसका हमारे ऑडिट पे क्या है। अगर ऑलरेडी इसे कंसीडर नहीं किया हुआ ना तो अब कर लो। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी आपने कंसीडर किया ही होगा, मिस स्टेटमेंट आपने खुद आइडेंटिफाई कर ली होगी। ऐसा थोड़ी है कि आपने पूरा ऑडिट कर लिया, कोई IS2 की वायलेशन आइडेंटिफाई नहीं की और एंड पे मैनेजमेंट आपको बता दे कि सर ये वायलेशन है। अव्वल तो आपने खुद से आइडेंटिफाई कर ली होगी, लेकिन अगर खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो मैनेजमेंट भी आपको नहीं बताएगी। लेकिन फर्ज करें स्टैंडर्ड ने कहा है कि अगर मैनेजमेंट आपको इस तरह रिप्रेजेंटेशन लेटर एज इट इज ना दे, जो स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा चेंज करके दे दे, तो बस आपने जो चेंज किया है ना उसने उसको फोकस कर लेना। क्या आपके बाकी चीजें ठीक है, बस ये मसला बता दो, इसका इफेक्ट देखना। क्या समझ आ रही है? नहीं आई समझ? नहीं आई? नहीं फिर से एग्जांपल आ रही है तो बताइए, अभी देख लेते हैं। हमने मैनेजमेंट से कहा था रिप्रेजेंटेशन दो, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मैनेजमेंट लिख के देगी मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इट हैज प्रोवाइडेड ऑडिटर विद ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एग्रीड इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब रिप्रेजेंटेशन आई पढ़ा तो क्या लिखा हुआ था? मैनेजमेंट बिलीव्स दैट एक्सेप्ट फॉर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड इन फायर इट हैज प्रोवाइडेड ऑडिटर विद इंफॉर्मेशन। हमने कहा बाकी की बात तो ठीक है, बाकी की बात तो एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्ट फॉर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड इन फायर, इसका इफेक्ट देखो हमारी ऑडिट में क्या आएगा। अब बताइए इसका क्या आएगा? क्या इस फायर वाले के लिए रिप्रेजेंटेशन इसके लिए भी एक्सेप्टेबल है? बाकी के लिए तो एक्सेप्टेबल है, फायर वाले केस में, क्योंकि ये फायर वाला केस कौन सा बन रहा है? स्कोप लिमिटेशन। इसका इफेक्ट हम देखेंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या है। कुछ समझ आया? चलें, आपको पूरे 3 मिनट दिए जा रहे हैं, खूब रिलैक्स कर लें, खूब आराम कर लें। 3 मिनट के बाद हम एक सबसीक्वेंट इवेंट, सुभान अल्लाह, फ्रेश माइंड, 0 मीटर हो जाए, 0 मीटर शाबाश जी, पास। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सबसीक्वेंट इवेंट को। सिर्फ एक चीज अहम है, टेक्निकल है इस पूरे सबसीक्वेंट इवेंट के टॉपिक में, और वो चीज क्या है वो आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। वो है ये लाइन, इसको हम बोलते हैं टाइम लाइन। पूरे सीए में आपका जो कंसेप्ट टाइम पे बेस कर रहा होता है कि इस टाइम पे ये होना, इस टाइम पे, उसे हमेशा हम लोग टीचर्स टाइम लाइन से शो करवाते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट भी चूंकि टाइम पे डिपेंड करता है ना, इस टाइम पे हुआ तो ये होगा, इस टाइम पे हुआ तो सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है, इस टाइम पे हुआ तो सब्सिक्वेंट इवेंट है। तो इसीलिए सब्सिक्वेंट इवेंट समझने के लिए सबसे अहम चीज है टाइम लाइन। इसको ध्यान में रखिएगा। टॉपिक इजी है, सिर्फ डेट्स का ध्यान रखें जो केस स्टडी में उसने यूज की हैं, तो टॉपिक इजी है। डेफिनेशन सबसे पहले कह रहे सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स व्हिच अकर को अंडरलाइन करें। एक लफ्ज होता है अकर होना, एक होता है आइडेंटिफाई होना, दोनों में फर्क है। वो मूवीज में होता है ना, वो हीरो जो है सर चकराता है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है कैंसर की आखिरी स्टेज है,
अकर पहले हो चुका होता है, नहीं जिस वक्त डॉक्टर बोलता है क्या उसी दिन अकर होता है? नहीं, उसी अकर पहले हो चुका होता है। तो लफ्ज अकर नोट कर लें, अकर इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिफाई, दोनों में फर्क। यहां पे वर्ड कौन सा यूज किया है? सबसीक्वेंट इवेंट्स आर दोज इवेंट्स व्हिच अकर बिटवीन ईयर एंड डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिटवीन ईयर एंड यानी ईयर एंड के बाद अकर होते। जिस साल का हमने ऑडिट करना है, जी बात सुने, जिस साल का हमने ऑडिट करना है ये उस साल में अकर नहीं हुए होते, उसके बाद अकर होते हैं, इसी वजह से तो उन्हें सबसीक्वेंट कहते हैं। ठीक, सबसीक्वेंट। अच्छा, अहम डेट्स सुन ले, सबसीक्वेंट इवेंट की केस स्टडी में डेट्स ही अहम है, मैंने आपको बताया, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखें ना आप। और ये चाहे तो एग्जाम क्वेश्चन में भी टाइमलाइन बना के देख लें कि इवेंट कहां पे है, तो आपकी केस स्टडी सबसे बड़ा डिसीजन नहीं होता। कह रहा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आप ईयर एंड और बैलेंस शीट डेट बोलते हैं। जैसे अगर हम 31 दिसंबर 23 का ऑडिट कर रहे हो तो हमारा ईयर एंड क्या होगा, या डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट डेट 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर, या चलिए अब ये लेटेस्ट इसको कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, 30 जून कर लेते हैं। अगर हमारा ईयर एंड है 30 जून 24, तो सबसीक्वेंट इवेंट्स कौन से होंगे? जो ईयर एंड से पहले 30 जून से पहले हुए या 30 जून के बाद वाले? बाद वाले। सबसे पहले होगा 30 जून ईयर एंड, फिर इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव की जाएंगी। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले वो केस स्टडी पढ़ी थी ना, जिसमें कहा था क्या डेट होनी चाहिए, तो इनिशियल वाली, हाँ जी, तो अप्रूव होती है। फिर उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट साइन करता है, ये ध्यान में रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव किए बगैर ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं होगी, इस केस स्टडी में हमने सीख लिया था। फाइनेंशियल अप्रूव होते हैं, अप्रूवल वाला सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखना, टाइमलाइन में इसका नहीं काम, बिला वजह वो एक एडिशनल पॉइंट आ जाएगा, थोड़ी सी टाइमलाइन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, जरूरत नहीं है इसकी। सबसीक्वेंट इवेंट में इसका कोई, हाँ प्रोसीजर में इसका लेना देना होता है। हम कहते हैं भाईजान रिपोर्ट तब देंगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होंगी, फाइनेंशियल अप्रूव होंगी फिर रिपोर्ट देंगे, वरना नहीं देंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर में अहम है, लेकिन ये इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में अहम। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, पहले बैलेंस शीट डेट होगी, फिर उसके बाद क्या होगा? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जैसे फर्ज कीजिए हमने ऑडिट रिपोर्ट कब दे दी? जुलाई, अगस्त, सितंबर। फर्ज कीजिए हमने अक्टूबर, 2 अक्टूबर को, या यूं कह लें कि 4 अक्टूबर को दे, 2 ठीक है नहीं 7 अक्टूबर, ऐसे वैसे। ये कौन सी डेट थी? ईयर एंड, इसे डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं ना अकाउंटिंग आप। ये कौन सी डेट है? और ये कौन सी डेट है? डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या इसी को डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। अकाउंटिंग में वो टर्म यूज करता है डेट ऑफ IAS 10 में ऑथराइजेशन ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट में टर्म यूज करता है डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक ही है। जिस दिन ऑथराइज फॉर इशू होती है उसी दिन वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है, आपने सीला में पढ़ा होगा। डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं जब वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाती है, और AGM के लिए नोटिस भी भेज दिया जाता है। हाँ जी, तो ये है डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगी? ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद फर्ज करें, या इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं एहतियातन, 4 अक्टूबर, और इसको कर देते हैं हम 7 अक्टूबर, डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टाइमलाइन पे 3 इवेंट्स हैं, इवेंट नंबर A, इवेंट नंबर B, इवेंट नंबर C। तसल्ली से इसको देख लें और समझ लें कि कौन सा इवेंट किस चीज को शो कर रहा है। क्लियर? अच्छा, अब अहम चीज क्या है, सुनिए जरा गौर से। 30 जून 24 से पहले जो इवेंट हुए वो सबसीक्वेंट इवेंट नहीं है, वो तो उसी साल के हैं। अच्छा, 30 जून 24 के बाद जो इवेंट हुए वो सबसीक्वेंट इवेंट है A के बाद। कब तक? C तक, B तक नहीं, C तक सबसीक्वेंट इवेंट होते हैं ईयर एंड से लेके इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। जो A से पहले अकर हुए, $1 मिलियन कंसेप्ट, जो इवेंट पॉइंट A से पहले अकर हुए वो भी सबसीक्वेंट इवेंट नहीं, और जो पॉइंट C के बाद अकर हुए वो भी सबसीक्वेंट इवेंट नहीं। क्लियर? ओके, तो पॉइंट A से B तक जो इवेंट है वो भी सबसीक्वेंट, पॉइंट B से C तक वो भी सबसीक्वेंट है। तो फिर डिफरेंशिएशन क्यों की गई, ये सुन लें। A और B की और B और C की डिफरेंशिएशन क्यों की गई टाइमलाइन में, ये सुन लें। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है A से B तक वो खुद भागदौड़ करके
सब्सिक्वेंट इवेंट को ढूंढेगा। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट मिल गए तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करवा के रिपोर्ट देगा। और आपको पता है सब्सिक्वेंट इवेंट जब भी होता है रिपोर्ट में एमसीक्यू मैटर जरूर आता है, ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ लिया था। ये इस हर केस में याद रखिएगा, जब भी सब्सिक्वेंट इवेंट चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे जब भी सब्सिक्वेंट इवेंट होगा एमसीक्यू मैटर लाजमी आएगा हर सिचुएशन में। चैप्टर 4 में पढ़ लिया था। हाँ, वो सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट, तो ये इनसिग्निफिकेंट तो नहीं होंगे जो केस स्टडी में सिग्निफिकेंट ही होंगे, ये सारे सिग्निफिकेंट ही सब्सिक्वेंट इवेंट। ए से बी में और बी से सी में क्या फर्क है? ए से बी तक जो सब्सिक्वेंट इवेंट है ये ऑडिटर ने खुद से भागदौड़ करके एक्टिव रिव्यू करके आइडेंटिफाई करने हैं। बी से सी तक के भी इवेंट सब्सिक्वेंट होते हैं, लेकिन ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं, इसमें ऑडिटर की जिम्मेदारी पैसिव की है, पैसिव रिव्यू। एक्टिव रिव्यू पैसिव रिव्यू का क्या फर्क है? गौर से सुन ले। एक्टिव रिव्यू खुद से भागदौड़ करके प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट मिल जाए उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करवाने की कोशिश करनी है। पैसिव रिव्यू क्या है? खुद से भागदौड़ नहीं करनी, खुद से अपने ऑफिस में बैठना है। अगर मैनेजमेंट या किसी और तरीके से पता चल जाए फिर उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करवाना है। यहां पे क्या है कंसेप्ट एक्टिव रिव्यू का? खुद से भागदौड़ करके 5-6 प्रोसीजर है वो परफॉर्म करके सब्सिक्वेंट इवेंट ढूंढने हैं, मिल जाए तो इंक्लूड करवाना है फाइनेंस। और पैसिव रिव्यू का मतलब क्या है? खुद से भागदौड़ नहीं करनी, अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होता है मैनेजमेंट या किसी और ने बता दिया ना, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करवाएंगे तो रिपोर्ट देंगे, ठीक है। और सी के बाद नो रिव्यू। सी के बाद क्या है? एक्टिव रिव्यू, पैसिव रिव्यू। सी के बाद अगर कोई इवेंट अकर होता है वो सब्सिक्वेंट होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बताया भी कुछ नहीं, भाग जाओ सब्सिक्वेंट इवेंट। यहां तक भाई ये बात समझ आई? अच्छा, अब एक कॉमन चीज सुन ले, हर केस में चाहे ये वाला केस हो, ये वाला केस हो या कोई और हो, दो चीजें हमेशा कॉमन रहेंगी। देखिए, इसमें अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होना चाहिए। तो जब हम प्रोसीजर डिस्कस कर लेंगे ना, इसके बाद कंसेप्ट आगे यूं निकलेगा कि सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया, या तो मैनेजमेंट करेक्ट करेगी या नहीं। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करेगी तो ये होगा, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट अमेंड तो फिर ये होगा। इसी तरह कॉमन चीज बता, यहां पे भी जब सब्सिक्वेंट इवेंट कभी इधर आएगा ए और बी के दरमियान में, कभी बी और सी के दरमियान में, कभी सी के बाद टेस्ट करने को पूछेगा ना, क्या आप हाँ तो नहीं कर देते? तो आपने जब भी सब्सिक्वेंट इवेंट होना, आपने क्या करना है? इफ मैनेजमेंट अमेंड्स, इफ मैनेजमेंट डज नॉट, इफ मैनेजमेंट अमेंड्स, यानी सब्सिक्वेंट इवेंट जब भी होगा ना, जिस भी कैटेगरी में, ए और बी के दरमियान या बी और सी, या अगर कभी टेस्ट कर ले सी के बाद, तो आपने जो डिस्कशन करनी है उसमें 2 चीजें लाजमी आनी चाहिए। क्या? इफ मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट करनी चाहिए ना, ठीक है। सी के बाद वाले पे इतना गौर ना करें, वो कल बता दूंगा आपको कि क्यों एग्जांपल करवाई थी, ठीक है। लेकिन सब्सिक्वेंट जब भी आए, आपने क्या करना है? ऑडिट प्रोसीजर 2 हिस्सों में डिवाइड जरूर करने हैं, बाकी और कुछ लिखे ना लिखे, बाकी और कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट जब भी आया ना, बाकी और कुछ लिखे ना लिखे, ये 2 हिस्से जरूर लिखने हैं। क्या? इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड। 3 फेजेस हैं। आज हम ये वाला फेज नहीं पढ़ेंगे, ये वाला फेज भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक्टिव रिव्यू वाला पढ़ेंगे। अब सुन ले अकाउंटिंग और ऑडिट की लड़ाई। अकाउंटिंग कहती है सब्सिक्वेंट इवेंट में, अकाउंटिंग IAS 10 कितने स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है? 50%। वो ये कहते हैं हमारे को सिर्फ ये बताओ कि ये इवेंट सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, और क्यों में होता है? इफ इवेंट एग्जिस्ट, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, और दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ परेशान नहीं होना, उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूं, वरना इन्होंने पढ़ा हुआ है। सब्सिक्वेंट इवेंट 2 तरह के होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग का मतलब है अमाउंट चेंज होगी, नॉन एडजस्टिंग का मतलब डिस्क्लोजर होगा। अकाउंटिंग में यही टेस्ट करता है एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। ऑडिट में उसका फोकस एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग में नहीं होता। बता दे तो अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट ने IAS 10 पढ़ा हुआ है ना, वो बता दे तो अच्छी बात है कि ये इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया ना 5 एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल याद है? बैंकरप्सी ऑफ डेटर, लिटिगेशन, डिसीजन केस, NRV,
ये एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग क्या है? फायर। अब सुन लीजिए, हमारा फोकस ये है कि एक्टिव रिव्यू में हम सब्सीक्वेंट इवेंट कैसे आइडेंटिफाई करें। अकाउंटिंग में फोकस होता है सब्सीक्वेंट इवेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड करें। ऑडिट में ये फोकस नहीं है। ऑडिट में फोकस क्या है? हम कैसे आइडेंटिफाई करें, और अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करवाएं, चाहे एडजस्टिंग है चाहे नॉन एडजस्टिंग है, इंक्लूड करवाएं। समझ रहे हैं? अकाउंटिंग में क्या फोकस है? एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग। ऑडिट में ये फोकस नहीं है। ऑडिट में फोकस क्या है? कैसे सब्सीक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करें, और अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो इंक्लूड करवाएं। अब सुन लीजिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 में यही कह रहा है कि दो हिस्से, एक है ये तो रिस्पांसिबिलिटी एक्टिविटी के बाद है, इसके बाद ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई सब्सीक्वेंट इवेंट। इसमें क्या लिख कह रहा है? सब्सीक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करें, और इसमें क्या कह रहा है? ऑडिट प्रोसीजर इफ सब्सीक्वेंट इवेंट इज आइडेंटिफाइड, अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। बिफोर इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पता है क्यों लिखा है? हाँ, क्योंकि आपको सिर्फ यही हिस्सा पढ़ाना है, ये ए से बी तक वाला, बाद वाला आज नहीं पढ़ाना, और ये वाला आसान है। पहले मुझे बताएं, सब्सीक्वेंट इवेंट हो गया, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये एंड से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक आइडिया की रिस्पांसिबिलिटी है कोई सब्सीक्वेंट इवेंट की? क्या रिस्पांसिबिलिटी है? एक्टिव, पैसिव के नो? एक्टिव। इस रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करने के लिए खुद प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। कौन से? ये सुन लें, सारे आपने पहले पढ़े हुए हैं। कौन से? ये सुन लें प्रोसीजर सब्सीक्वेंट वाले। पहला, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम, हर सिस्टम की अंडरस्टैंड। मैनेजमेंट से पूछेंगे भैया तुम कैसे सब्सीक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करते हो? वो कहेगा सीईओ कहेगा मैं हर रोज अखबार पढ़ता हूं, उधर से पता चल जाता है क्या हुआ हुआ कोई। कहता बड़ी अच्छी बात है। कहता कभी कभी वकील भी बता देता है, कोई केस हो, आग लगी हो तो स्टोर मैनेजर भी बता देता है, जो भी सिस्टम बताएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, फिर मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे कि क्या कोई सब्सीक्वेंट इवेंट अगर हुआ कि नहीं हुआ। सिस्टम को समझा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी की, फिर खुद भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़े। कौन सी मीटिंग के मिनट्स पढ़े? ये अहम ये नहीं है मीटिंग के मिनट्स पढ़े, अहम क्या है? कौन सी वाली मीटिंग? सब्सीक्वेंट ईयर एंड के बाद। क्यों? ईयर एंड के बाद जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसी में सब्सीक्वेंट इवेंट होंगे, ईयर एंड से पहले वाली में थोड़ी होंगे। नहीं तो कौन सी वाली मीटिंग के मिनट्स पढ़ने हैं? डायरेक्टर्स की। रीड इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अहम ये नहीं है इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी है, अहम ये है सब्सीक्वेंट पीरियड की इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी है, क्योंकि जितने भी सब्सीक्वेंट इवेंट होंगे वो सब्सीक्वेंट पीरियड की फाइनेंशियल इंटरम पता है ना, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी लॉ में नहीं पढ़ा मैनेजमेंट। हाँ, आप तो साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, प्रैक्टिकली 3-3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनती है, जिसे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। कभी सुना अकाउंटिंग में ये कंसेप्ट? सी लॉ में। हाँ, शाबाश। और फिर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो अभी पढ़ा है। सिर्फ 5 प्रोसीजर। ये प्रोसीजर कौन से हैं? टू आइडेंटिफाई सब्सीक्वेंट। कोई मुश्किल तो नहीं है। जब आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, या तो कोई सब्सीक्वेंट इवेंट सामने आया होगा, अगर नहीं आया तो इधर ही खत्म कहानी। अगर आया है तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर दें। अगर इन प्रोसीजर से कोई सब्सीक्वेंट इवेंट सामने आया है, कहेंगे या तो मैनेजमेंट इंक्लूड करेगी या मैनेजमेंट इंक्लूड नहीं करेगी। अगर मैनेजमेंट इंक्लूड कर दे तो क्या करेंगे? चेक करेंगे सही इंक्लूड किया कि नहीं, और अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे और एमसीएल मैटर पैराग्राफ। और अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंशन नहीं करती तो ये मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल तो क्वालिफाइड, परवेसिव तो एडवर्स, बेसिस फॉर एडवर्स क्वालिफाइड किया। क्लियर? जरा देखिए कि यही लिखा हुआ है, कुछ और तो नहीं लिखा। उसके बाद आपको आखिरी ऐसी बात बतानी है, आप उछल पड़ेंगे। अच्छा, ये भी कुछ अदर प्रोसीजर भी है छोटे मोटे। कह रहा है दूसरा रिकॉर्ड भी इंस्पेक्ट कर लो, बजट वगैरह, लीगल काउंसल और ट्रांजैक्शन सब्सीक्वेंट पीरियड की ये भी रिकॉर्ड कर लो। ये छोटे मोटे ये भी प्रोसीजर है, ठीक है। अब जरा आप ये पढ़ें, ये क्योंकि एग्जाम में ये बार बार लिखवाता है। देखिए वही चीज है। सही लिखा? मेहरबानी। फिर से सब कुछ भूल गए। ईयर एंड हुआ,
ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले हमने सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करने हैं? नहीं, हमने करने हैं कि मैनेजमेंट खुद बताएगी? हमने करने हैं। एक्टिव रिव्यू रिस्पांसिबिलिटी है, एक्टिव प्रोसीजर परफॉर्म करके। वो कौन कौन से प्रोसीजर एक्टिव वाले? मिनट्स रीड करेंगे, सिस्टम समझेंगे, इंक्वायरी करेंगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन, हाँ, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर छोटे मोटे बजट वगैरह देख लो, लीगल काउंसिल से इंक्वायर कर लो, ट्रांजैक्शन को अगले साल की चंदे। या तो ये एक्टिव रिव्यू के प्रोसीजर, याद रखें ये प्रोसीजर सिर्फ पॉइंट ए से बी के दरमियान में है। पॉइंट बी और सी के दरमियान में कोई इवेंट हुआ ना तो आपने, क्योंकि वो हमारी एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। वो अगर लिखेंगे तो एक्स्ट्रा समझा जाएगा, वो 0 नंबर देगा, इसके बाकी के पूरे नंबर देगा, ये एक्स्ट्रा समझे। जब आप ए और बी के दरमियान में ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे, क्या होगा इसके बाद? या तो इवेंट सामने आइडेंटिफाई हो जाएगा या नहीं होगा। अगर आइडेंटिफाई नहीं होता कहानी यही खत्म। आइडेंटिफाई होता तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड कर दे, फिर करा से, हाँ फिर शाबाश ऐसे। या तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करेगी या नहीं करेगी। इफ अमेंड्स चेक करेंगे प्रोसीजर परफॉर्म करके अमेंडमेंट ठीक हुई है कि नहीं, और नॉट अमेंड करे तो एमसी तो मैटर, ना अमेंड करे अमेंड करे तो एमसी तो मैटर, और अमेंड ना करे तो किया मैटर। की ऑडिट मैटर नहीं, क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। और की ऑडिट मैटर में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का रेफरेंस। अब वो बात जिसको सुन के आप उछल पड़ेंगे। एग्जाम में कहेगा पहले क्वेश्चन में ए सब्सिक्वेंट इवेंट इज आइडेंटिफाइड आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म? मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज, नॉट आइडेंटिफाइज, अमेंड, नॉट अमेंड, पास हो जाएंगे। अगले अटेम्प्ट में कहेगा आफ्टर ईयर एंड बट बिफोर इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बैंकरप्सी ऑफ डेटर अकर्ड, व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म? आप लिखेंगे इफ मैनेजमेंट अमेंड्स, इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड, कोई लिखेगा, आप नहीं लिखेंगे कोई, और वो फेल हो जाएगा। बताइए फेल क्यों हुआ? हाँ, इस केस में सिर्फ अमेंड और नॉट अमेंड नहीं लिखने, उससे पहले स्पेसिफिक प्रोसीजर भी लिखने हैं। अब इस क्वेश्चन में जब स्पेसिफिकली बता दे सब्सिक्वेंट इवेंट कौन सा है तो आप पे लाजिम हो जाता है ये अमेंड नॉट अमेंड तो लिखना ही है। स्पेसिफिक उस इवेंट को वेरीफाई करने के जो प्रोसीजर हैं वो भी लिखने हैं, और वो आप स्किप कर जाते हैं, ठीक है। ये देखे, यहां पे भी कह रहा है आइडेंटिफाई परफॉर्म प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन इवेंट, इसको अंडरलाइन करें। कौन से? वो जैसा इवेंट होगा वैसे प्रोसीजर। अगर बैंकरप्सी वाला इवेंट होगा बैंकरप्सी ऑफ डेटर के प्रोसीजर, अगर लीगल केस का डिसीजन होगा लीगल केस वाले प्रोसीजर। हाँ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वही तो बोल रहा हूँ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोले तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वही। कुछ समझ आया कि नहीं आया? कुछ नहीं समझ आया। एक्टिव रिव्यू में हाँ केस स्टडी करेंगे तब समझ आएगी ये चीज। रिटर्न करेंगे फिर समझ आएगी कि जबानी कलाम में भी आ जाएगी। रिटर्न करेंगे, शाबाश, रिटर्न। चलिए असाइनमेंट आपको मिल गई है ना? चलिए ठीक है, ये असाइनमेंट रिटर्न फॉर्म में लाजमी करनी है, और कल इनाम चाहिए आपको तो रजिस्टर लेके आइएगा जहां पे आप असाइनमेंट करते हैं जिसमें। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।